है गाइस। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ टू सम प्रॉब्लम के बारे में, जो कि लीड कोड का पहला प्रॉब्लम है। और ये जो है कोडिंग का सीरीज जो होने वाला है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, जहाँ पे आपको मैं बहुत सारे प्रॉब्लम बताऊंगा एक पैटर्न में, ताकि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम मिले कोई भी इंटरव्यू में तो आप समझ पाओ कि कैसे जो है आपको कौन सा मतलब अप्रोच फॉलो करना है इस प्रॉब्लम के लिए। जनरली जो कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पैटर्न पे रहते हैं, जैसे 2 पॉइंटर यूज़ करना है, या मुझे ग्राफ यूज़ करना है, या ट्रे यूज़ करना है, कौन सा ग्राफ ट्रेवर्सल यूज़ करना है, कौन सा जो है वो स्लाइडिंग विंडो यूज़ करना है, कहाँ पे हैश में यूज़ करना है। तो वो आप पैटर्न देख के समझ सकते हो। तो यहाँ पे ये पहला प्रॉब्लम है, आपको बताता हूँ। अगर इस प्रॉब्लम को आप समझ जाते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे भी जब आपको कोई भी कोडिंग इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। जैसे पहला यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है कि आपको एक एरे दिया गया है, एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, और यहाँ पे आपको एक इंटर दिया गया है टारगेट, और आपको रिटर्न करना है इंडेक्स कोई भी 2 नंबर का जो हमारा ऐड करे टारगेट पे। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है मुझे एक एरे, एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, और यहाँ पे मुझे दिया गया है टारगेट। अब मैं देखूँ यहाँ पे तो कौन से 2 नंबर को ऐड करके मेरा 9 हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे अगर मैं 2 और 7 ओप्स तो अगर मैं 2 और 7 को ऐड करूँ तो 2 + 7 बराबर हो जाएगा हमारा 9। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 7 जो है वो मेरा टारगेट को ऐड कर रहा है। तो इसका आउटपुट हो सकता है हमारा 0 और 1। यहाँ पे 2 और 7 आउटपुट नहीं है। 0 और 1 इसलिए कि 2 का इंडेक्स क्या है, हमारा 2 का इंडेक्स है 0 और 7 का इंडेक्स है 1। यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया है कि आपको इंडेक्स रिटर्न करना है, ना कि नंबर। अगर नंबर रिटर्न करना होता मैं 2 और 7 रिटर्न करता, बट क्योंकि इंडेक्स चाहिए तो मैं 0 और 1 रिटर्न कर दिया हूँ। तो 0 और 1 जो हमारा आंसर हो जाएगा। उस तरह से यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दिया गया है 3, 2 और 4। यहाँ पे टारगेट दिया गया है 6। आपको पता है कि 6 जो है वो 2 और 4 को ऐड करके हो सकता है। तो 2 + 4 और 6 हो जाएगा। 2 का इंडेक्स है 1 और 4 का इंडेक्स है 2। तो 1 और 2 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। उस तरह से 3 और 3 को ऐड करके हमारा 6 हो जाएगा। 3 जो है वो है 0 पे, और दूसरा जो 3 है वो है हमारा 1 पे। तो इसलिए टारगेट जो हमारा वो 6 हो जाएगा। तो ये बहुत मतलब इजी प्रॉब्लम है। आप लोग प्रॉब्लम को समझ गए होगे। सबसे पहली जो चीज़ होती है, कभी आपको प्रॉब्लम जब मिले कोई भी, तो आप उसको समझना होता है कि आपका प्रॉब्लम ये मतलब क्या कह रहा है, एक्चुअल आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आपको ये समझ में आ गया कैसे जो है प्रॉब्लम मतलब कैसे कैसे जो है वो 2 नंबर को ऐड करके टारगेट को मुझे फाइंड आउट करना है कि टारगेट जो है कौन से 2 नंबर को ऐड करके हो रहा है और आंसर। तो ये लग रहा है ईजी, बट जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम कोडिंग में जो है वो थोड़े बहुत टफ हो जाते हैं, बट उतना भी टफ नहीं है। आप लोग अगर एक पैटर्न को जान जाते हो, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप इजीली जो है मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे किसी भी कोडिंग इंटरव्यू में। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ करके आपको जो है मतलब अच्छे से समझ जाना है। तो यहाँ पे आपको समझ गए कैसे मतलब ये आंसर आ रहा है। दूसरा आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट कैसा है। तो यहाँ पे देखो इनपुट का फॉर्मेट आपको पता है कि इनपुट जो रहेगा वो मेरा एरे रहेगा, एक एरे रहेगा जो कि बहुत सारे नंबर कंटेंट करेगा, और एक जो है टारगेट रहेगा सिंगल वैल्यू, और उसके बाद से आउटपुट जो रहेगा वो मेरा एरे रहेगा। और आपको यहाँ पे ये भी क्लियर होगा कि आउटपुट में जो है वो हमारा 2 ही वैल्यू रहेगा, क्योंकि क्योंकि आपको कोई 2 वैल्यू को जो है ऐड करके हमारा नंबर आएगा, तो इसलिए 2 वैल्यू हो सकता है। और ये मल्टीपल भी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है, ये ज़रूरी है कि आपको क्लैरिफाइंग क्वेश्चन पूछना है। तो आप जो है अपने डाउट्स वगैरह इंटरव्यू से क्लियर कर सकते हो। जैसे आप पूछ सकते हो कि निगेटिव नंबर रहेगा कि नहीं रहेगा, एरे का साइज़ कितना होगा। तो आप क्या क्या क्वेश्चन जो है क्लैरिफाइंग क्वेश्चन अगर इस प्रॉब्लम के लिए बोले तो आप क्या क्या चीज़ पूछ सकते हो या पूछना चाहिए आपको। तो अगर कॉमन क्लैरिफाइंग क्वेश्चन की बात करें तो जैसे आप पूछ सकते हो कि जो एरे है उसका लेंथ कितना रहेगा, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल रहेगा या बहुत ज़्यादा लार्ज रहेगा। इस हिसाब से आप सोच सकते हो कि मेरा जो प्रॉब्लम होना चाहिए वो कितना ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। अगर मतलब एरे का साइज़ रहेगा 10 ही रहेगा या 20 ही रहेगा, तो उसमें आपको पता है कि ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जनरली जो होता है जब भी आपको इनपुट वगैरह मिलता है तो बहुत लार्ज डाटा सेट के लिए मिलता है, क्योंकि हम जो प्रॉब्लम वगैरह लिखते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब छोटा प्रॉब्लम जो है वो स्केल हो जाता है। तो जैसे आप प्रॉब्लम लिखते हो 10 नंबर को सॉल्व करने के लिए, बट जब आप उसका एक्चुअल यूज़ देखोगे तो वहाँ पे लाख नंबर को सॉल्व करने के लिए यूज़ होगा वो। तो इसलिए यहाँ पे लार्ज डाटा सेट्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो आपको एज्यूम भी कर लेना है वैसे कि मैक्सिमम लेंथ रहेगा, फिर भी आप जो है पूछ सकते हो कि एरे का लेंथ कितना रहेगा। तो यहाँ पे जैसे एरे का लेंथ आप देख सकते हो, यहाँ पे एरे का लेंथ बताया गया है कि एरे का लेंथ जो है वो आपका 10,000 रहेगा। आप पूछ सकते हो यहाँ पे नेगेटिव नंबर रहेगा या नहीं रहेगा, या सिर्फ पॉजिटिव नंबर रहेगा। तो क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका सिर्फ पॉजिटिव रहेगा तो आप अनसाइन यूज़ कर सकते हो। आपको पता है कि अनसाइन यूज़ करना है उससे अगर आपके बहुत छोटे नंबर रहेंगे, तो जैसे आपका नंबर जो रहेगा, जैसे एज है, एज का आपको पता है कि सिर्फ जो है वो 0 से 100 के बीच में एज हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 200 तक हो सकता है। तो जो है 200 भी बहुत ज़्यादा होगा। वैसे आज के टाइम पे 150 जो है मैक्सिमम एज आप मान सकते हो। तो 150 के हिसाब से आपको पता है कि मैं अगर 100 यूज़ करता हूँ तो वो मेरा फिट हो जाएगा और 128 के अंदर।
तो इसीलिए आपको मतलब पता करना है कि वैल्यू कितनी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव नंबर हो सकता है नहीं हो सकता, ये सब मतलब बहुत ज़्यादा काम आता है। उसके हिसाब से आपको पता करना है कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो आप पूछ सकते हो कि क्या मेरा नेगेटिव नंबर रहेगा कि नहीं रहेगा, तो यहाँ बोला जा रहा है यस नेगेटिव नंबर रहेगा। आप पूछ सकते हो कि वैल्यू का रेंज क्या रहेगा, वैल्यू कितना बड़ा हो सकता है कितना छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर लगेगा कि वैल्यू जो है कोई भी एरे में कोई वैल्यू, चाहे वो 3 हो 5 हो 6 हो, वो आपका 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख हो सकता है। तो ये जो है वो रेंज कर सकता है -10⁹ से 10⁹ तक। और जो टारगेट है उसका भी जो है सेम वैल्यू हो सकता है, क्योंकि टारगेट जो है वो 2 नंबर को ऐड करके ही रहेगा, तो टारगेट भी ऑलमोस्ट मतलब इसी रेंज में रह सकता है। फिर आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे सॉल्यूशन रहेगा कि नहीं रहेगा। मान लो अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे सॉल्यूशन रह ही नहीं रहे, मान लो अगर 2 7 11 15 है, मुझे दिया गया है कि मेरा जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए 19। अब आपको 19 पता है कि 19 किसी भी 2 नंबर को ऐड करके 19 हो ही नहीं रहा है। तो इस टाइम पे मैं क्या करूँगा, तो क्या मुझे उस टाइम पे -1 रिटर्न करना है या फिर कुछ और रिटर्न करना है। तो आप पूछ सकते हो ये चीज़ें कि यहाँ पे सॉल्यूशन हमेशा रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो क्या रिटर्न करना है। तो अगर ये बोला है कि यस यहाँ पे जो है सॉल्यूशन हमेशा जो है वो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, तो ठीक है। अगर नहीं रहता तो फिर क्या रिटर्न करना है, अगर -1 रिटर्न करना है या एम्प्टी एरे रिटर्न करना है, वो बताएंगे जो इंटरव्यूअर, फिर आपको उस हिसाब से रिटर्न कर देना है। फिर यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि मेरे पास अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो तब क्या करूँगा मैं। तो जैसे मान के चलो अगर यहाँ पे मेरे पास रहेंगे कोई और वैल्यू, अगर आ जाए यहाँ पे 3 भी रहे, यहाँ पे मान के चलो ये रहे कि 2 3, कोई और एग्जांपल मिल लेता हूँ यहाँ पे 2 3 7 11 और 15, और मुझे बोला है कि 18 है सम। अब 18 सम देखो, 18 सम जो है वो यहाँ पे 11 और 7 मिलके भी 18 बना रहा है, और यहाँ पे 15 और 3 मिलके भी 18 बना रहा है। अब मैं कौन सा रिटर्न करूँगा, 3 और 15 का इंडेक्स जो है वो है 1 और 4, तो 1 और 4 रिटर्न करूँगा, या फिर 7 और 11 का है 2 और 3, तो मैं 2 और 3 रिटर्न करूँगा। तो मैं कौन सा रिटर्न करूँ, या फिर मैं दोनों रिटर्न करूँगा। यहाँ पे देख रहे हो ये डाउट्स जो है वो रह जाते हैं। इसलिए आपको पूछना है कि यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशन रहेंगे या फिर एक ही सॉल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी के लिए एक ही सॉल्यूशन रहेगा, आपका जो भी इनपुट मिलेगा तो उसमें एक ही सॉल्यूशन आएगा। बट अगर मल्टीपल सॉल्यूशन होता है तो फिर आपको उस हिसाब से आंसर को स्टोर करना पड़ता है एक एरे लिस्ट में, जो कि खुद एक एरे रहेगा, एरे ऑफ एरे लिस्ट बन जाएगा वो, और फिर आपको रिटर्न करना पड़ता है बहुत सारे आंसर। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं, अभी के लिए मान के चलो एक ही आंसर रहेगा, तो ठीक है। अभी के लिए मैं एज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास मल्टीपल सॉल्यूशन रहेंगे, मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास एक ही सॉल्यूशन रहेंगे। और ये भी क्लियर हो गया कि हमारे पास हमेशा सॉल्यूशन प्रेजेंट ही रहेंगे। उसका से बोला जा रहा है कि क्या मैं सेम नंबर को 2 बार यूज़ कर सकता हूँ, नहीं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो 3 3 का 6 है, बट यहाँ पे अगर इनपुट रहता 3 और 4 और टारगेट रहता 6, अब आप अगर 3 को खुद ही यूज़ कर लो आप 2 बार, तो 3 + 3 बराबर आ जाएगा 6। बट यहाँ पे अगर 3 को 2 बार नहीं यूज़ कर पाओगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 3 और 4 जो कि 7 आ जाएगा, तो नहीं पूर पाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक ही नंबर को 2 बार यूज़ कर लूँगा तो मेरा रिजल्ट जो है वो आ सकता है। तो आपको पूछ लेना है कि क्या मैं एक ही नंबर को 2 बार यूज़ कर सकता हूँ, नहीं यूज़ कर सकता हूँ, या फिर 3 बार यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बोला है कि नहीं, आप जो है वो एक ही नंबर को कई बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि जो रिजल्ट का इंडेक्स है वो हमारा मैटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे अगर यहाँ पे 2 और 7 है, 2 और 7 में कौन सा इंडेक्स है, 2 का इंडेक्स है 0 और 7 का इंडेक्स है 1, तो मैंने रिटर्न कर देना है 0 और 1। बट अगर मैं रिटर्न करूँ 1 और 0, क्योंकि 2 + 7 बराबर भी 9 होता है और 7 + 2 बराबर भी 9 होता है, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे अगर 1 और 0 अगर रिटर्न कर देता हूँ तो क्या ये मेरा सही रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर रिजल्ट जो है हमेशा ऑर्डर्ड में ही होना चाहिए। तो बोला है कि नहीं, यहाँ पे आपका जो रिजल्ट जो है वो मैटर नहीं करता उसका इंडेक्स। तो अगर आप 0 1 रिटर्न करते हो तब भी आपका एक्सेप्टेड है, अगर आप 1 0 रिटर्न करते हो तब भी आपका एक्सेप्टेड है। तो कोई भी ऑर्डर में आप रिजल्ट स्टोर कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आप देख रहे हो अगर ये डाउट्स क्लियर नहीं करोगे तो कितनी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जैसे अगर मल्टीपल सॉल्यूशन रहेंगे, सॉल्यूशन रहेगा ही नहीं, एक ही नंबर को मैं कई बार ऐड कर दूँ, तो देख रहे हो आप प्रॉब्लम में बहुत सारी चीज़ें छुपी होती है। तो आपको पहले ये सारी चीज़ें जो है क्लियर कर लेनी है। बट अगर आप लीड कोड पे जाओगे तो लीड कोड पे वहाँ पे जो क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पे शुरू में ही जो है कॉन्स्टेंट या फिर कुछ जो एज, कोई मतलब एज के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपके जो डाउट्स वाले क्वेश्चन रहते हैं वो वहाँ पे मिल ही जाते हैं, लीड कोड पे लिखे रहते हैं। बट जो इंटरव्यू के साथ जब आप इंटरव्यू करोगे तो फ़ायदा ये होता है कि लीड कोड पे आपको उतने अच्छे समझ में नहीं आए तब भी, बट इंटरव्यूअर से आप अगर ये सारी चीज़ें पूछते हो तो इंटरव्यूअर जो है आपको अच्छे से आंसर कर देगा। बट लीड कोड में लिखा रहता है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, इसीलिए थोड़ा सा बेनिफिट भी रहता है। अगर आप एक्चुअल में इंटरव्यू दे रहे हो, सिर्फ लीड कोड पे नहीं कर रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व, तो थोड़ा बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि वो हेल्प कर देगा आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम को समझने में। तो क्योंकि इंटरव्यू जो होता है वो इंटरव्यू चाहता है कि आप मतलब आपको इंटरव्यू करने इसलिए आया कि आप पास कर सको, ताकि वो उसको आपको जो है वो अपनी टीम में ले सके। इसलिए वो आपको मतलब टाइम टाइम हेल्प भी करता है बहुत ज़्यादा। खास करके अगर आप बड़ी कंपनी वगैरह में आप जब इंटरव्यू देते हो तो बहुत ज़्यादा वो लोग सपोर्टिव रहते हैं, वो हेल्प करते रहते हैं कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे अप्रोच करोगे। तो यहाँ पे
आप देख सकते हो ये सारे जो है कुछ मतलब 7 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, बट ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके माइंड में, तो आप वो सारे डाउट्स जो है वो पहले क्लियर कर लेना। और अगर आप जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठते हो उस टाइम पे आप क्लियर कर सकते हो। वो ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम रूल ही बना हुआ है कि आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर करना है सारे डाउट्स को और बाद में आप नहीं पूछ सकते हो। बीच में अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ आप पूछना भूल गए हो तो आप बीच में पूछ सकते हो। जैसे आप ये पूछ सकते हो कि क्या हमारा एरे जो है एम्प्टी हो सकता है, या फिर एरे में सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी तब क्या करूँगा। बट ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे पूछना अब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ही दिया गया है कि यहाँ पे सॉल्यूशन हमेशा प्रेजेंट है। और सॉल्यूशन प्रेजेंट है मतलब क्या है कि दो वैल्यू ऐसी हमेशा प्रेजेंट है जो कि सम को मतलब टारगेट को जो है ऐड, मतलब वो दो नंबर को ऐड करके हमारा टारगेट मिल जाएगा। तो हमेशा ये दो वैल्यू प्रेजेंट है। इससे ये क्लेरिफाई हो ही रहा है कि एरे जो रहेगा हमारा वो हमेशा दो नंबर मिनिमम कंटेंट करेगा ही करेगा। इसलिए ये अगर आप पूछते हो ये वाले क्वेश्चन के बाद, जैसे कि हमेशा आपको बोल रहा है कि विल देयर ऑलवेज बी ए सॉल्यूशन, यहाँ बोल रहा है कि यस हमेशा सॉल्यूशन रहेगा। और फिर आप पूछते हो कि क्या एरे का साइज़ एम्प्टी रहेगा, या फिर आप चेक लगा देते हो एरे का साइज़ एम्प्टी हो या फिर एरे का साइज़ 1 हो, तो वहाँ पे आपको बेकार मतलब माना जाएगा कि आप रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझे नहीं। क्योंकि रिक्वायरमेंट में पहले ही दे दिया गया था कि हमेशा सॉल्यूशन रहेगा ही रहेगा। तो आपको ये चीज़ें चेक नहीं करना था कि एरे एम्प्टी है तो मैं क्या करूँगा, या फिर एरे जब एक ही वैल्यू रहेगा तो मैं क्या करूँगा। बट अगर ये चीज़ें नहीं रहता कि सॉल्यूशन हमेशा नहीं रहता, तो आपको ये चेक करना पड़ता कि एरे मान के चलो एम्प्टी रहेगा तो मैं क्या करूँगा। जब एरे में सिर्फ सिंगल वैल्यू रहेगी तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि एक ही वैल्यू को मैं दो बार नहीं यूज़ कर सकता हूँ। तो सिंगल वैल्यू पे मेरा आंसर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि दो नंबर रहेगा, दो नंबर मुझे रिटर्न करना है, और एक नंबर से मैं दो नंबर कैसे रिटर्न करूँगा। तो ये सारे मतलब देख रहे हो ये जो क्वेश्चन मतलब ये क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन होता है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, और इसी के बाद ही मतलब आप जो है आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। और ये बहुत ही मतलब आप बोलो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब भी आप कोई भी क्लाइंट वगैरह से भी रिक्वायरमेंट लेते हो तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग में ये स्किल बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आप अपने सारे चीज़ें क्लियर करो, सारे डाउट्स क्लियर करो, तो ये बहुत ही अच्छी स्किल है। और इससे जो है बहुत ज़्यादा इंटरव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होते हैं कि जो है बहुत अच्छे अच्छे क्लैरिफाइंग क्वेश्चन जो है कोई जो भी डाउट्स वाले क्वेश्चन है वो सारे पूछ रहे हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आप सारे क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन पूछो। और अभी स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर लो, तभी आप स्टार्टिंग में कोड करना स्टार्ट करो या फिर सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करो। और नहीं तो आप फिर जैसे कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं जो आपको याद आते हैं जब आप सॉल्व कर रहे हो तब, तो आप उस टाइम पे भी पूछ सकते हो। लेकिन सबसे बेटर रहेगा कि आप स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम जो भी क्वेश्चन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ जो क्वेश्चन रहते हैं वो आप पूछो, तो आप ये सारे जो है डाउट्स के क्वेश्चन आप पूछ सकते हो और सारे रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो सकता है, तो अब आप क्या करोगे। तो आपको सबसे पहले अब आपको आना है सॉल्यूशन की तरफ कि आपको सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्यूशन के लिए आपके पास जनरली ये मतलब 90% टाइम ये ट्रू ही रहता है कि आपको दो प्रॉब्लम बताने हैं। एक रहता है ब्रूट फोर्स जो कि कोई भी बंदा नॉर्मल कोड करेगा, और एक रहता है ऑप्टिमाइज। अब जनरली जब आपको कोडिंग क्वेश्चन मिलते हैं तो आप सबसे पहले ब्रूट फोर्स की तरफ ही जाओगे, बट वो एडवाइस नहीं करते कि ब्रूट फोर्स को आप कोड करके दिखाओ। वो सिर्फ जानना चाहते हैं कि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आप कैसे सॉल्व करोगे, और वहीं पे आप बता सकते हो कि ब्रूट फोर्स क्यों सही है या फिर क्यों नहीं है, तो मैं ऑप्टिमाइज की तरफ जाना है या नहीं जाना है। तो और ऑप्टिमाइज जो प्रॉब्लम होता है उसको तो मतलब 90% टाइम जो है वो कोड करके दिखाना ही होता है। तो वहाँ पर आप मतलब कोडिंग कर सकते हो जब आपको कोड करने के लिए बोला जाए। तो आपको पहले खुद समझना है प्रॉब्लम को, तभी आप समझ गए अच्छे से प्रॉब्लम को। अब आपको पता करना है कि इसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। जैसे आप पहला इनपुट के साथ ही जा सकते हो हमेशा। तो मतलब 2, 7, 11 और 15 दिया गया है। यहाँ पे मेरे पास इनपुट है 2, 7, 11 और 15, और टारगेट है हमारा 9, और अब मुझे आंसर निकालना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँ किसी भी एक नंबर से, उसको मैं सारे नंबर से कंपेयर करूँ। जैसे मैं अगर 2 ले लेता हूँ, अब मैं 2 को चाहता हूँ मैं सारे नंबर से कंपेयर करूँ, 7 से, 11 से, 15 से, और सबसे इसका सम निकाल करके देखूँ क्या ये मेरा सम जो टारगेट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं 2 को जैसे 7 से ऐड करूँगा तो मेरा सम आ जाएगा 9। तो 9 जब पहली बार में मुझे मिल जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे बोला गया है क्वेश्चन में जब मैं डाउट्स पूछ रहा था कि यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन नहीं है और यहाँ पे हमेशा एक ही सॉल्यूशन रहेगा। तो जैसे ही मुझे पता है कि जैसे ही 9 मिल गया है मतलब मेरा सॉल्यूशन मिल गया है, मुझे अब सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन रहेगा पूरे एरे में, और ये पहला सॉल्यूशन मुझे स्टार्टिंग में मिल गया है। तो इसीलिए मैं यहीं से मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ, या फिर यहीं से मैं रिटर्न कर सकता हूँ। और रिटर्न करने के बाद जो है रिटर्न क्या करना है, आपको इंडेक्स रिटर्न करना है। जैसे मैंने किसको पिकअप किया था 2 को, और यहाँ पे 7 जो है वो दूसरा वाला वैल्यू। तो यहाँ पे इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, तो 0 और 1 जो है मुझे रिटर्न कर देना है नंबर। तो 0 और 1 मेरा आंसर आ जाएगा। बट अगर सोचो कि मेरा जो सम होता है वो 26 होता, अब वो खुद ही मतलब बनाने होते हैं, बताने होता है कि कैसे मतलब मैं अप्रोच कर रहा हूँ, मैं गेस कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा अगर 26 होता तब मैं कैसे इसको सॉल्व करता।
क्योंकि ये 9 वाला था तो आपको समझ नहीं आया ज़्यादा, स्टार्टिंग में ही हमारा आंसर मिल गया। तो अगर यहाँ पे 26 होता तब मैं कैसे इसको सॉल्व करता। तो 26 के लिए देखो यहाँ पे आप क्या करते कि सबसे पहले आप एक नंबर लेते 2, मैं 2 को बाहर ले रहा हूँ और अब मैं 2 को कंपेयर करूँगा 7 से, 11 से और 15 से। तो मैं जब 2 को 7 से ऐड करता हूँ तो मेरा आता है 9, आंसर नहीं मिला। यहाँ पे 2 को 11 से ऐड करूँगा मेरा आता है 13, आंसर नहीं मिला। 2 को 15 से ऐड करता हूँ तो मेरा आया 17, आंसर नहीं मिला। फिर जब ये 2 खत्म हो जा रहा है तो मैं अब क्या करूँगा 7। फिर मैं 7 को किससे कंपेयर करूँगा, 7 को कंपेयर करूँगा सबसे, 2 से, 7 से, 11 से, 15 से। बट यहाँ पे देखो 2 से ऑलरेडी यहाँ पे 7 कंपेयर्ड है। देखो यहाँ पे 2 और 7, तो 7 को फिर से 2 से कंपेयर करूँ, ये सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो आपको पता है कि एक लॉ होता है, उसका नाम एडिटिव लॉ बोलते हैं शायद इसको, a प्लस बी बराबर क्या होता है हमारा b प्लस ए। तो एडिशन में जो होता है दोनों नंबर को एडिशन सेम होता है। बट अगर माइनस रहता है तो मुझे फिर से स्टार्टिंग से सॉल्व करना होता है। बट क्योंकि ये प्लस वाला अगर मुझे बोलता है कि मतलब माइनस करके चेक करना है कि 5 आ रहा है नहीं आ रहा, तो 2 - 7 तो माइनस आ था, बट 7 - 2 जो होता है वो 5 आता, तो माइनस में डिफरेंट हो जाता है। बट क्योंकि ये मेरा a प्लस बी वाला फार्मूला मतलब दोनों को ऐड ही कर रहे हैं, तो जो है 2 और 7 ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो मैं 7 को फिर से 2 से कंपेयर नहीं करूँगा। अब मैं 7 को कंपेयर करूँगा 11 और 15 से। तो इसलिए 7 को आगे वाले नंबर से मैं कंपेयर करूँगा। तो 7 को मैं 11 और 15 से करूँगा। तो 7 और 11 क्या आएगा, मेरा आएगा 18 और 15 और 7 आ जाएगा मेरा 22। तो यहाँ पे भी आंसर नहीं मिला। अब 7 जब खत्म हो गया तो मैं फिर चेक करूँगा 11 से मैं चेक करूँगा 15 को, और उसके बाद से 11 और 15 यहाँ पे 26 आ जाएगा। 26 जो है वो हमारा 26 जो है मेरा रिजल्ट मिल गया, तो 26 जो है मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इंडेक्स कौन सा चल रहा था 11 का, तो यहाँ पे 0 1 2 और 15 का जो है वो 3, तो 2 और 3 जो है मेरा आंसर हो गया है। तो 2 और 3 यहाँ पे आंसर आ गया। और यहाँ पे आप चेक करोगे 11 तक ही, क्योंकि आप 15 पे चेक नहीं करोगे। 15 को किसके साथ चेक करोगे, कोई भी 2 नंबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए 15 जब रहेगा तो आप कितना तक लूप चलाओगे, आप चलाओगे लास्ट तक, लास्ट के वैल्यू से एक पहले तक लूप आप चलाओगे, और बस वहीं तक चलेगा हमारा लूप, उसके बाद नहीं चलेगा। क्योंकि लास्ट वाला तक चलाएंगे तो 15 के साथ कोई नंबर मिलेगा ही नहीं, तो कोई भी 2 नंबर मिलेगा नहीं, इसलिए मैं सम नहीं निकाल पाऊंगा। तो आपको पता है कि अभी आपने आइट्रेट करके देख लिया कि इस तरह से मेरा सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो कि इंटरव्यूअर को बता सकते हो कि अगर मैं एक नंबर को पिकअप करूं और उसके बाद उसको सारे नंबर से कंपेयर करूं, फिर जहाँ पे मुझे सम मिलता है तो मैं रिटर्न कर सकता हूँ, नहीं तो मैं फिर दूसरे नंबर को पिकअप करूँ, उसको मैं उसके आगे वाले सारे नंबर से कंपेयर करूँ। पीछे वाले से इसलिए नहीं करूँ कि पीछे वाले से ऑलरेडी मेरा कंपेयर हो चुका है। फिर मैं 11 को कंपेयर करूँ, 11 को उसके आगे वाले सारे नंबर से कंपेयर करूँ, फिर यहाँ पे 11 के बाद तो मतलब सॉल्यूशन मिल जाता है। तो क्योंकि 15 से कोई भी आएगा ही नहीं, मतलब एक ही नंबर बच जाएगा इसलिए। तो आप बोलोगे कि मैं लूप चलाऊंगा जो स्टार्टिंग से सारे नंबर से कंपेयर करूंगा, और स्टार्टिंग से लेकर के मैं लास्ट के एक नंबर पहले तक जाऊंगा, लास्ट तक नहीं जाऊंगा, मैं लास्ट के एक नंबर पहले तक जाऊंगा, और उसको मैं सारे को उसके जस्ट आगे वाले नंबर से कंपेयर करता रहूँगा, और जहाँ पे मुझे सम मिल जाता है वो मैं रिटर्न कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जब आप ये वाला सॉल्यूशन आप बताओगे कि इस तरह से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो आपको पूछेंगे कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगता है आपको, क्या होगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो देखो आप कोड करके जान सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बस जनरली, बट आप जो है पहले ही बता दो कि अगर ये एरे है, एरे का लेंथ अगर n है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो सकता है। तो ये देखो ये लूप जो है वो हमारा n बार चलेगा, और हमेशा हर लूप जो है, पहला लूप जो है वो n टाइम चलेगा, फिर दूसरा लूप जो है वो n-1 टाइम चलेगा, तीसरा वाला n-2 टाइम्स चलेगा, ऐसे करके मतलब लूप जो है वो चलता रहेगा। तो पहला वाला n टाइम्स के अंदर n-1 टाइम चल रहा है, फिर यहाँ पे n-1 के अंदर ये n-2 टाइम्स चल रहा है। तो इन द एंड मतलब देखो तो ये जो है हमारा n² माइनस n ऐसे करके चल रहा है, मतलब इन द एंड जो है वो हमारा n² जो है वो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है। तो यहाँ पे O ऑफ n² जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस के लिए क्या लग रहा है आपको, कितना स्पेस यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो खाली आइट्रेट करो, तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा डाटा स्ट्रक्चर नहीं यूज़ करो स्पेस के लिए, तो आप बोल सकते हो कि स्पेस जो है मेरा O ऑफ 1 यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n² है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो O ऑफ 1 है। तो अब इंटरव्यू बोलेंगे अगर आपको कि ठीक है इसको कोड करके दिखा दो, तो आप कोड कर सकते हो। अगर आपको बोला है कि कोड नहीं करना, आप क्या ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन सोच सकते हो, तो आपको कोड बिना किए हुए ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाना है। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको अगर बोला है कोड करने के लिए, तब जनरली जो होता है वो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन को कोड करने के लिए नहीं बोला जाता। तो कोड करने के लिए आप कैसे इसको लिख सकते हो, जो भी चीज़ आप यहाँ बताए हो कि जैसे पहला वाला लूप स्टार्ट होगा वो n-1 तक जाएगा, फिर दूसरा वाला लूप के अंदर मेरा जस्ट उससे एक आगे वाला नंबर कंपेयर करूँगा, और दोनों नंबर को सम करके मैं चेक करूँगा कि जो मेरा टारगेट है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा, और यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा इसलिए रिटर्न कर ही दूँगा, नहीं मिलेगा तो फिर लास्ट में रिटर्न कर देना है। बट यहाँ पर गारंटीड है कि मिलेगा ही मिलेगा, तो वो वाला स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो इसका अगर आप कोडिंग में लिखना चाहो तो आप कोडिंग में कैसे लिख सकते हो,
तो अगर मुझे जावा में इसको कोड करना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि एक मेरा मेथड रहेगा टू सम, जो कि रिटर्न करेगा एक इंटीजर ऑफ एरे, क्योंकि जो मेरा रिजल्ट है वो हमारा एरे है, और यहाँ पे इनपुट रहेगा जो कि हमारा एरे रहेगा, और एक टारगेट रहेगा। उसके बाद मैं लूप चलाऊँगा जो कि हमारा चलेगा नम के लेंथ -1 तक, क्योंकि मुझे पता है कि जो नम का लेंथ रहेगा वो हमारा लास्ट तक रहा है, तो मुझे लास्ट तक नहीं जाना, लास्ट से जस्ट एक पहले तक जाना है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 11 तक ही चेक होगा, 15 चेक नहीं होगा, तो आपको जो है बस लास्ट से एक पहले तक जाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे नम ऑफ लेंथ -1 रखा है। आप नम ऑफ लेंथ भी रख सकते हो, बट जनरली ये चलेगा नहीं, क्योंकि दूसरे लूप में जब ये उससे आगे चेक करेगा तो दूसरे लूप में एग्जिट ही हो जाएगा ये। तो n माइनस लेंथ जो है वो हमारा -1 तक चलेगा। उसके बाद से हमारा जो जे रहेगा वो हमारा क्या है कि आगे वाले नंबर से मैं कंपेयर करूँ। अगर i 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मेरा जो दूसरा वैल्यू है वो हमारा 1 से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पे मैं अगर 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉरी अगर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरा जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारा 7 है, 2 से आगे वाले से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये इसके आगे वाले से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट लूप है वो हमारा आई जितनी भी वैल्यू है, आई जितनी भी इंडेक्स पे उससे जस्ट एक आगे वाले इंडेक्स से शुरू हो रहा है, और ये हमारा लास्ट तक जाएगा। और लास्ट तक जो है जाने के बाद मैं चेक करूँगा कि जो आई की वैल्यू थी, आई पे जो वैल्यू है और जो जे पे जो वैल्यू है, अगर ये दोनों को मिला के टारगेट मिल रहा है तो ठीक है, और नहीं मिल रहा है तो फिर मतलब कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा। मुझे पता ही है कि एक सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे 100% गारंटीड है कि यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा कोई ना कोई सॉल्यूशन। अगर ये नहीं मिलता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एम्प्टी एरे रिटर्न कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे -1 रिटर्न कर सकता हूँ। और जब भी आप कोई भी कोड करते हो तो आपको मैंने बता दिया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है पहले आपको मतलब बता देना है, तो तभी आपको वो बोलेंगे कि इंटरव्यू कोड करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इस कोड का वही रहेगा n² और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n² है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी मेमोरी यूज़ करा ही नहीं हूँ। और जब ये वाला प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देते हो तो जनरली ब्रूट फोर्स जो है वो कोडिंग के लिए नहीं बुलाया था, बट फिर भी मैंने कोड दे दिया। अगर आप लोग चाहो तो इसका आप यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको अब आना है ऑप्टिमाइज़ की तरफ। क्या इसको ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। जब भी मैं आपको बता दूँ कि जब भी कोई भी कोडिंग क्वेश्चन वगैरह आता है तो जनरली अगर आपका ग्राफ नहीं है तो ऑफ log n या फिर n log n तक जो है एक्सेप्टेबल होता है। n² भी कभी कभी एक्सेप्टेबल होता है इंटरव्यू में, बट n³ कभी एक्सेप्टेबल नहीं होता है, या 2 की पावर n जो होता है कभी एक्सेप्टेबल नहीं होता है, जब तक कि प्रॉब्लम जो है वो उसी लिए बनाई हो। तो बहुत ही रेयर होगा कि जब आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n³ या 2 की पावर n देखने को मिलेगा। तो आपको जनरली जब भी कोई भी प्रॉब्लम मिले इंटरव्यू में तो आपको बस ट्राई करना है, देखना है कि आप log n में या फिर n log n में सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम रहते हैं इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो इस पर मतलब सॉल्व हो जाता है, अनलेस वो कोई ग्राफ का प्रॉब्लम नहीं हो जब तक। तो देखो अब बात कर लेते हैं ऑप्टिमाइज सोल्यूशन के बारे में कि इसका ऑप्टिमाइज सोल्यूशन आप कैसे ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर दिया गया है 2, 7, 11 और 15। तो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन को ढूंढने के लिए पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई दो नंबर का सम मान के चलो x + y बराबर अगर कोई सम है, मान के चलो अभी मेरा टारगेट है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि टारगेट x बराबर हो सकता है टारगेट -y, या फिर y बराबर हो सकता है टारगेट -x। तो जैसे अगर एग्जांपल में लूँ मैं, अगर 2 + 7 बराबर 9 है तो ये लिखा जा सकता है कि 2 बराबर 9 - 7, या फिर 7 बराबर 9 - 2। अब ये इसलिए यूज़, क्योंकि ये वाला इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ एक लुकअप टेबल का। तो मैं लुकअप टेबल में क्या करूँगा कि जो मेरा टारगेट है उस टारगेट से अगर मैं करंट वैल्यू जो मेरा मान लो 2 है, तो अगर मैं बोलूँगा कि टारगेट में मेरा अगर टारगेट 9 है तो 9 में से करंट वैल्यू में 2 अगर घटाता हूँ तो मेरा आ जाता है 7। अगर 7 एग्जिस्ट करता है इस पूरे एरे में तो मतलब कि 2 और 7 जो है वो एक पेयर है जो मुझे सम दे देगा 9। अगर मैं 7 को लेता हूँ, 9 में 7 = 2। अब मैं बोलूँगा कि अगर मैं 7 को कौन सा ऐसा नंबर जिसके साथ मैं बना सकता हूँ 9, तो 7 को साथ अगर मैं 2 को ऐड करूँ तभी मैं 9 बना सकता हूँ। तो अगर मेरा करंट नंबर 7 है और अगर मैं 2 ढूंढ लेता हूँ पूरे एरे में, अगर 2 मिल जाता है तो मतलब 7 और 2 जो है वो मेरा 9 दे देगा। तो मुझे 7 के साथ 7 के लिए क्या ढूंढना पड़ेगा, 2 के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा 7। अगर मेरे पास 11 रहेगा तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, 11 के साथ मुझे ढूंढना पड़ेगा -2। अगर 11 और -2 मिल जाता है मुझे तो क्या हो जाएगा, उस दोनों को ऐड करके देखो 11 + -2 बराबर 9। तो अगर मुझे पेयर ढूंढना है तो मैं जो टारगेट है उसमें से अगर करंट वैल्यू को माइनस कर देता हूँ और वो वैल्यू अगर मुझे एरे में मिल जाता है तो मतलब कहीं ना कहीं वो पेयर एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ 26 का, तो 26 के लिए क्या हो सकता है कि
मैं इसमें अगर इस एरे पे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस एरे को पूरा एक लूप चलाऊँगा। तो पूरे एरे को मैं इटरेट करता हूँ। तो पहले मुझे वैल्यू मिलती है, मैं बोलूँगा यहाँ पे कि मेरे पास एक लुकअप टेबल रहेगा और लुकअप टेबल रहेगा एम्प्टी। अब मैं बोलूँगा कि अगर जो मेरा करंट नंबर है, तो करंट नंबर मान लो कि 2 है, सबसे पहले आएगा 2। तो मैं बोलूँगा कि टारगेट जो हमारा 26, उसमें से करंट नंबर को माइनस करो, 26 माइनस 2, अब मुझे मिल जाएगा यहाँ पे वैल्यू 24। मैं बोलूँगा कि अगर 24 लुकअप टेबल में है, अब लुकअप टेबल क्या है, लुकअप टेबल जो अभी तक जितनी वैल्यू मैं देख चुका हूँ उसमें, अगर मैं लुकअप टेबल की बात नहीं भी करूँ तो आप ये सोचो, अगर 24 इस पूरे एरे में रहेगा, मतलब कि 24 और 2 मिल के 26 बना सकता है। तो इस पूरे एरे में अगर ये 24 मिल जाता है तो ये मेरा पेयर बन जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पे पूरे एरे में नहीं है तो मैं 2 से पेयर नहीं बना पाऊँगा। तो ये वाला 2 के साथ ऐसा कोई पेयर नहीं बन सकता जो 26 मुझे दे। फिर मुझे दूसरी वैल्यू आएगी यहाँ पे 7। तो मैं बोलूँगा कि 26 माइनस 7, ये आ जाएगा 19। अगर 19 पूरे एरे में है तो फिर मैं बता सकता हूँ कि 19 और 7 मिलकर 26 बना देगा। बट 19 नहीं है तो इसका भी नहीं हो जाएगा पेयर। फिर यहाँ पे बोलूँगा मैं 26 माइनस 11। अब मैं बोलूँगा कि 26 माइनस 11 आ जाएगा हमारा 15। अगर 15 मेरे पूरे एरे में है तो फिर मैं बता सकता हूँ कि ये जो है 15 और 11 मिलकर 26 आंसर बना सकता है। बट पूरे एरे में जब आप चेक करोगे एक लूप के बाद एक लूप, तो वो भी O ऑफ n स्क्वायर हो सकता है। तो इसके लिए ऑप्टिमाइज अप्रोच ये रहता है कि मैं लुकअप टेबल यूज़ करूँ। तो लुकअप टेबल में बोलूँगा कि जैसे ही 26 माइनस 2 अगर 24, तो यहाँ पे स्टार्टिंग मेरा लुकअप टेबल रहेगा एम्प्टी। मैं बोलूँगा कि क्या 24 मेरे लुकअप टेबल में है, नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि लुकअप टेबल में जो मेरा करंट वैल्यू था उसको ऐड करो। तो करंट वैल्यू मेरा क्या था, 2। तो मैं बोलूँगा कि 2 और उसको ऐड करो तो की हमारा 2 बन जाएगा। और जो वैल्यू रहेगा जो कि इंडेक्स में स्टोर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे रिटर्न करना है इंडेक्स, तो जो लुकअप टेबल होता है जिसको हम लोग हैश में भी बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है, वो अनऑर्डर्ड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ऑर्डर मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आप जो है 2 का इंडेक्स नहीं जान पाओगे कौन से वैल्यू कौन कब आई थी, क्योंकि अनऑर्डर्ड हो जाती है। तो 2 का जो मैं इंडेक्स पे रखना चाहता हूँ कि 2 जो है वो 0 इंडेक्स पे था। फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट वैल्यू पे, जैसे 26 माइनस 7। अब मैं आऊँगा 19। क्या 19 मेरे लुकअप टेबल में है या नहीं है, नहीं है मेरे लुकअप टेबल में। तो मैं क्या करूँ कि जो करंट नंबर था, करंट नंबर 7 था, तो 7 को यहाँ पे लुकअप टेबल में ऐड कर दो, 7 को उसके करंट इंडेक्स के साथ ऐड कर दो। फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आ रही है हमारी 11। तो मैं 11 को यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, 26 माइनस 11 15। क्या 15 मेरे लुकअप टेबल में है या नहीं है, तो 15 मेरे लुकअप टेबल में नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि करंट नंबर जो कि 11 है उसको मैं उसके इंडेक्स के साथ फिर ऐड कर दूँगा। फिर मैं नेक्स्ट वैल्यू मुझे मिलती है 15, मैं चेक करूँगा 26 माइनस 15, अब मुझे आता है 11। क्या 11 यहाँ पे लुकअप टेबल में है या नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हो 11 जो है मिल जाता है। तो 11 जैसे ही मिल जाता है तो मतलब कि 11 और 15 का पेयर मैं बना सकता हूँ। तो जैसे ही जब 11 मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगा कि जो 15 मेरी जो करंट इंडेक्स थी, तो उस इंडेक्स को मुझे ले लेना, क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं उठानी, मुझे इंडेक्स उठानी है, पहले भी क्वेश्चन में दिया गया है। और जो मेरा 11 मिला है, तो 11 यहाँ पे मिल गया है कि इसका 11 है, तो उस की का वैल्यू क्या है, क्योंकि मुझे इंडेक्स जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि लुकअप टेबल में जो मेरा 11 का वैल्यू हो, लुकअप में 11 का वैल्यू, उसको मुझे दोनों ये वाली वैल्यू दे दो, और जो मेरी करंट इंडेक्स है इसको दे दो, और इसको मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर। तो मेरा करंट इंडेक्स और जो लुकअप टेबल में जो की मेरी मिल गई है उसका वैल्यू, दोनों को मैं रिटर्न कर सकता हूँ, और ये मेरा हो जाएगा आंसर। तो जब भी आप इसको कोड करना चाहोगे तो कोड करने से पहले आपको बताना है कि इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या लग रहा है, आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना होगा। तो सबसे पहले बात कि यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एक मेमोरी जो कि लुकअप टेबल है, तो इसलिए ये हैश मैप जो होता है वो O ऑफ n यूज़ करता है। तो ये हैश मैप हो जाएगा O ऑफ n। और ये जो मेरा एरे है, ये देखो एरे कितनी बार आइटरेट हो रहा है यहाँ पे देखो। तो ये एरे जो है मेरा एक एक करके सारी वैल्यू को जो है मैं आइटरेट कर रहा हूँ। अगर पहला भी मिल जाता है तो O ऑफ 1 पे हो जाएगा, बट बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम करके चलते हैं पहला पे तो मिलेगा नहीं। तो ऑलमोस्ट मैं सारे वैल्यू को मैं आइटरेट करूँगा, लास्ट में मिलेगा, तो O ऑफ n तक ये जा रहा है। तो टाइम कम्प्लीटी यहाँ पे कितना जा रहा है, O ऑफ n। तो अगर मैं दोनों की बात करूँ तो टाइम कम्प्लीटी O ऑफ n है, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो होता है वो भी हमारा यहाँ पे O ऑफ n है। तो अभी इससे पिछला सोल्यूशन में हम देख रहे थे कि O ऑफ n स्क्वायर जा रहा था टाइम कम्प्लेक्सिटी, और स्पेस जो है O ऑफ 1 था, बट यहाँ पे स्पेस O ऑफ n है तो टाइम कम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। तो जनरली जो है था हमेशा ट्रेड ऑफ होता है, याद रखो आप। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम में अगर आप टाइम को अच्छा करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे टाइम को अच्छा किया, तो यहाँ पे स्पेस पहले एकदम नहीं यूज़ हो रहा था, यहाँ पे स्पेस मैंने यूज़ कर लिया O ऑफ n। तो ट्रेड ऑफ हमेशा होता है या तो स्पेस का या तो टाइम का। और जनरली प्रीफर्ड जो कहता है वो हमारा टाइम किया जाता है, क्योंकि स्पेस जो है आजकल बहुत ज़्यादा देखो आप मेमोरी का मतलब उतना वैल्यू नहीं है। पहले जो है 1 GB बहुत टफ होता था, आज के टाइम पे जो है 1 GB कुछ भी नहीं है।
तो डाटा का मतलब स्टोरेज का उतना इशू नहीं है, मेन इशू है टाइम का, कितने फास्ट आप रन कर सकते हो प्रोग्राम को। तो जनरली प्रीफर्ड किया जाता है टाइम को, बट आप पूछ सकते हो कि ये वाला अप्रोच सही है, दूसरा वाला अप्रोच सही है। बट एज्यूम करके चलता हूँ कि अगर कोई मतलब इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू है जनरली वो प्रीफर करेगा टाइम को, तो लाइक ये वाला सोल्यूशन मुझे अच्छा लग रहा है, इस वाले सोल्यूशन को क्या आप कोड करके दिखा सकते हो या नहीं। देखो कोड करने के लिए सबसे पहले आपको मतलब इस ड्रॉ कर देना है बाय डिफ़ॉल्ट किस तरह से आप सॉल्व करोगे इसको। तो देखो इसके लिए अगर मैं सेम प्रॉब्लम को चाहूँ सॉल्व करना तो किस तरह से मैं सॉल्व करूँगा। मैं बोलूँगा कि मेरे पास सबसे पहले एक लुकअप टेबल रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं हैश मैप। तो हैश मैप रहेगा जो कि रहेगा हमारा एम्प्टी। अभी मैं सिंटैक्स को मतलब इग्नोर कर रहा हूँ, तो अभी मैं सिंटैक्स आपको ऐड करके बताऊँगा कैसे मतलब सिंटैक्स को यूज़ करना है जावा में, बाकी आप किसी भी लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो। तो हैश मैप स्टार्टिंग में एम्प्टी रहेगा, मैं बोलूँगा कि मैं आइटरेट करूँगा, तो मैं सारे इंडेक्स पे फॉर इंडेक्स इन एरे, मैं सारे इंडेक्स पे एरे को आइटरेट करूँगा। और जो मेरी मुझे फाइंड क्या करनी है वैल्यू, यहाँ पे देखो मुझे फाइंड करनी है कौन सी वैल्यू, जो मेरा टारगेट है उसमें से करंट वैल्यू को माइनस कर देना है। तो मैं बोलूँगा कि जो मेरा फाइंड वाली वैल्यू है, फाइंड वैल्यू बराबर क्या होगा, जो मेरा टारगेट है उसमें से माइनस कर देना करंट वैल्यू। तो करंट वैल्यू क्या होगा, एरे ऑफ करंट इंडेक्स। फिर मेरे पास जो हैश मैप है जो एम्प्टी है, फिर यहाँ पे चेक करूँगा, मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ ताकि मतलब क्लियर पता चल पाए आप लोगों को। तो यहाँ पे बोलूँगा कि मैं इफ़ हैश मैप जो है वो मेरा वैल्यू कंटेन कर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि इफ़ हैश मैप कंटेंस जो मेरी फाइंड वैल्यू अगर ये वैल्यू कंटेन कर रहा है मतलब कि पेयर मुझे मिल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यही मैं ढूंढ रहा था, जैसे 11 इस वाले केस में देखो 11 मुझे मिल गया है इसमें। तो जहाँ पे मिल जाता है मतलब वहाँ पे मुझे क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है मुझे करंट इंडेक्स और लुकअप टेबल में जो वैल्यू है वो। तो मैं यहाँ पे अगर मुझे मिल गया है कंटेन कर रहा है तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा जो करंट इंडेक्स है वो और लुकअप टेबल जो कि हमारा हैश मैप है, हैश मैप में जो मेरी करंट वैल्यू है उसको। तो जैसे फाइंड वैल्यू मुझे मिल गई है, तो फाइंड वैल्यू का जो भी इंडेक्स है उसको, ये दोनों को मैं रिटर्न कर सकता हूँ। अगर मुझे नहीं मिलता है तो मैं क्या करूँगा, मैं लुकअप टेबल में ऐड कर रहा हूँ जो करंट वैल्यू है उसको करंट इंडेक्स के साथ। तो मैं बोलूँगा कि अगर ये नहीं मिलता है मुझे तो मैं लुकअप टेबल जो है हैश मैप उसमें मैं ऐड करूँगा की, जो मेरा की क्या रहेगा, जो मेरा वैल्यू है करंट वैल्यू, तो करंट वैल्यू मेरा क्या है, एरे ऑफ इंडेक्स और उसको वैल्यू के साथ। तो वैल्यू मैं दे रहा हूँ इंडेक्स, क्योंकि मुझे इंडेक्स को ट्रैक रखना है इसलिए मैं इंडेक्स रख रहा हूँ। अगर मुझे खाली वैल्यू रखनी होती तो मैं वैल्यू ही सिर्फ रखता और वहाँ पे मैं भी हैश सेट भी यूज़ करता। तो इसलिए हैश मैप पे मैं एक की हो गया ये, और ये मेरा वैल्यू हो गया। लुकअप टेबल में जो होता है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। अगर आप लोग हैश मैप का आइडिया नहीं है तो आप लोग हैश मैप फिर से देख सकते हो वीडियो। उसके बाद से ये हमारा कहीं ना कहीं वैल्यू मिल ही जाएगा और ये मेरा आंसर आ जाएगा, यहाँ से रिटर्न होगा, क्योंकि मुझे दिया गया है गारंटीड है कि एक ना एक सोल्यूशन मैच करेगा। और इस तरह से जो है आप मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है वो एक ही लूप चल रहा है बस, और यहाँ पे जो है एक हैश मैप यूज़ हो रहा है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं इसको कोडिंग लैंग्वेज में एग्जैक्ट जावा में लिखूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने जावा कोड लिख दिया है। इस कोड में आप देख सकते हो कि मेरा हैश मैप जो रहेगा ये मेरा की रहेगा जो कि इंटीजर है, और वैल्यू जो रहेगा वो भी मेरा इंटीजर है। और यहाँ पे हैश मैप एम्प्टी में क्रिएट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आइटरेट कर रहा हूँ एरे पे, और मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ कम्प्लीमेंट जो कि मेरा फाइंड वाला वैल्यू रहेगा। तो टारगेट में से मैं करंट वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ, तो उस वाले वैल्यू को मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर ये वाला वैल्यू मुझे हैश मैप में मिल जाता है मतलब कि मैं रिटर्न कर सकता हूँ, तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ जो करंट इंडेक्स है वो, और हैश मैप में जो फाइंड वैल्यू का इंडेक्स रखा हो उसको, दोनों को निकाल करके मैं रिटर्न कर रहा हूँ। और ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो आई को पहले लिखो इसके बाद में लिखो, या फिर इसको पहले लिखो उसके बाद में लिखो, दोनों बात जो है बराबर है। अगर ये मेरा मिल जाता है तो इधर ही रिटर्न हो जाता है, बट नहीं मिलता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हैश मैप है उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ जो करंट वैल्यू है वो और उसको इंडेक्स से। तो मैं उसको यहाँ पे करंट वैल्यू और उसको इंडेक्स से स्टोर कर रहा हूँ। और यहाँ पे इवन दो कि ये जो है हमेशा मतलब क्योंकि मुझे दिया गया है कि हमेशा सॉल्यूशन मिलता है तो हमेशा ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, और यहाँ पे कभी आएगा ही नहीं कोड, बट फिर भी प्रोग्राम में एरर दिखाता रहेगा क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऐसा कंडीशन कभी नहीं हो तब क्या होगा। तो इसलिए आपको लास्ट में रिटर्न जो है ऐड कर देना है, बट ये जो है वो मैंडेटरी नहीं है। इवन तो आपको पता है कि ये मतलब ये मैंडेटरी है कोड वाइज, बट यहाँ तक आना नहीं है क्योंकि आपको सोल्यूशन इधर ही मिल जाना है। पहले ही बता दिया गया है कि सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हो ऑफ एन है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है। अगर इस प्रॉब्लम को यहाँ पे लीड कोड में
यूज़ करूँ तो ये मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको कुछ इस तरह से प्रॉब्लम मिले किसी भी इंटरव्यू में, तो आपको सबसे पहले उसके आपको डाउट्स क्लियर कर लेना है, सारे क्लियरफाइंग क्वेश्चन पूछ लेने हैं। मैं आपको जब भी नेक्स्ट प्रॉब्लम बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा किस तरह से मतलब क्वेश्चन पूछना है। जैसे यहीं पे जो है कुछ कुछ एज मतलब क्वेश्चन थे, जैसे कि हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, या फिर एक ही वैल्यू को 2 बार यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, और जो हमारा आंसर है उसका ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं करता है। तो बहुत सारी मतलब चीज़ें थी जिसको जो है आपको ध्यान में रखना होता है जब भी आप कोडिंग वगैरह करोगे, तो उसके बाद ही आपको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो बेसिक जो 3 टेस्ट केसेस है वो तीनों पास हो गए हैं, और इसको मैं सबमिट करता हूँ तो ये जो है पास हो जाएगा। और यहाँ पे 2 MS में सारे मतलब जो टेस्ट केसेस थे वो रन हो गए हैं। 98% को बीट भी कर सकते हैं, जो एक्यूरेसी भी काफ़ी सही है। तो काफ़ी अच्छा कोड जो है ये वाला रन कर रहा है। तो इस तरह से आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिले इंटरव्यू में, तो आप इस तरह से उसको हैंडल कर सकते हो। आप सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझना है, उसके बाद से आपको कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे वो पूछना है, उसके बाद से आपको ब्रूट फोर्स के सॉल्यूशन को बनाना है। और ब्रूट फोर्स को सॉल्यूशन को बनाना मतलब मैंडेटरी नहीं है, कोड करना मतलब मैंडेटरी नहीं है। आपको जब बस बता देना है अप्रोच कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर वो बोले कि ब्रूट फोर्स भी कोड करो तो आप कोड कर सकते हो, बट जनरली बोलते नहीं हैं क्योंकि टाइम कम रहता है। फिर आपको बोला जाए कि आप ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ढूंढो, तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन ढूंढ करके उसको आप कोडिंग में बना सकते हो और बता सकते हो। और कोडिंग में भी जो है सिंटैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मतलब किसी को जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करो, मेक श्योर करो कि आप जो है अच्छे से मतलब सिंटैक्स वगैरह याद करो और प्रीफर करो। अगर आप कोडिंग आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पाइथन के साथ जाओ, बट अगर आप मतलब थोड़े से एक्सपीरियंस हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जावा की तरफ जाओ, और जावा के सिंटैक्स वगैरह रीड करके आप जावा के कोड जो है ईज़िली लिख सकते हो। बहुत ईजी रहता है लिखना, और इस हिसाब से जो है आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन को। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।